हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमें कंप्लेन मिला था एक एसी का जो कि कूलिंग नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले आउटडोर के सक्शन लाइन में जब चार्जिंग लाइन को लगाया तो रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल भी बाहर आ रहा था। तो हम लोगों ने चार्जिंग पाइप को खोला और सबसे पहले हम लोग चार्जिंग वाल से चार्जिंग पिन को अलग करते हैं, क्योंकि हमें अब यूनिट को फ्लश करना होगा, क्योंकि जो लाइन है हमारा कॉपर का उसमें ऑयल चढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा कूलिंग एफिशिएंसी जो है वो लो हो गया। तो हम इस यूनिट को करेंगे R141 से फ्लश। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चार्जिंग पिन को बाहर निकालने के बाद डिस्चार्ज लाइन को वॉल से डिस्कनेक्ट करते हैं। तो एडजस्टेबल के हेल्प से हमने सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन को अलग कर लिया और उसके बाद 4 नंबर एलन की के हेल्प से सक्शन लाइन के वॉल को करते हैं क्लोज। एलन के को क्लॉकवाइज रोटेट करके आप देख सकते हैं हम लोग वॉल को कर रहे हैं क्लोज। और क्लोज करने के बाद फिर हम इसमें लगाते हैं चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप के अंदर का जो पिन है हमने उसे भी बाहर निकाल लिया था, क्योंकि हमें 141 लिक्विड रेफ्रिजरेंट को उसमें सर्कुलेट करना है। R141 रेफ्रिजरेंट से लाइन के अंदर जितना भी ऑयल है, मॉइस्चर है, वो अच्छे से फ्लश आउट हो जाता है। और R141 को इसी पर्पज से यूज़ किया जाता है, यूनिट को फ्लशिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने चार्जिंग लाइन को लगा दिया है। उसके बाद हम लोग 141 सिलेंडर को दूसरी तरफ से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम लोग वाल को ओपन करेंगे। सिलेंडर के वाल को ओपन करने के बाद सिलेंडर को उल्टा करते हैं और उसके बाद उसे हिलाना शुरू करते हैं, जिससे हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लाइन में सर्कुलेट होना शुरू होता है। और लंबा लाइन है तो थोड़ा टाइम लगता है और पेशेंस रखना पड़ता है हमें। हम लोग सिलेंडर को हिलाते हैं, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट टाइम उसमें लग जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा काम आपको पसंद आता है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमें उत्साहित करता है आगे भी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। और हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही नई वीडियो बनाते रहें, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे कुछ ना कुछ। तो देख सकते हैं हम लोगों ने R141 सिलेंडर से रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट कर रहे हैं और काफ़ी देर तक, मतलब सिलेंडर को ऐसे ही हिलाने के बाद जब डिस्चार्ज लाइन से लिक्विड ड्रॉप आना स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लोग 141 को सिलेंडर के वाल्व को क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के पाइप को हम लोग फोल्ड करके पकड़ लेते हैं, ताकि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो सिलेंडर के साइड जब ओपन करने से वो इधर से बाहर ना आए। उसको पकड़ने के बाद हम लोग सिलेंडर को रिमूव करते हैं और उसके बाद R22 सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये यूनिट है वो R22 गैस को सपोर्ट करता है। और जब हम लोग R22 सिलेंडर को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कितने प्रेशर के साथ लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो 141 है उसके साथ ऑयल बाहर आया है रेड कलर में। और हम लोग उसके बाद फिर यूनिट को फ्लश करते हैं। डिस्चार्ज लाइन को फिंगर से जोर से पकड़ के उसको पुश करते हैं और प्रेशर इधर से देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग छोड़ते हैं, ताकि अंदर से जो भी प्रेशर बाहर आए तो उसमें मॉइस्चर के साथ साथ जो भी ऑयल वगैरह का स्पॉट है वो भी बाहर आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग R22 सिलेंडर को बंद करके वापस से 141 को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि एक बार फिर से फ्लश कर दे और हमारा यूनिट अच्छी तरीके से फ्लश हो जाए। आप देख सकते हैं फिर हम लोग 141 को कनेक्ट करके उसी तरह जोर जोर से सिलेंडर को सेक करते हैं और थोड़ी देर तक ऐसे ही करते रहते हैं, ताकि हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो अच्छे से सर्कुलेट हो जाए लाइन में। और सिलेंडर सेक करने में टाइम लगता है और मेहनत भी, क्योंकि सिलेंडर जो होता है वो वेटेड होता है, करीब 15 केजी वेट होता है सिलेंडर में। और आप उस दोनों हाथों में लेके उसे सेक करेंगे जोर जोर से, जिसमें टाइम भी लगता है काफ़ी। 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा वो पूरे लाइन में सर्कुलेट होकर वापस आने में। तो मेहनत का काम है। और कोई भी टेक्निकल काम हो, वो या एसी का हो, इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग हो, ये सारे काम जो है इसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है।
तो आप देख सकते हैं हम लोग दोबारा से मतलब सर्कुलेट कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट को, ताकि हमारा यूनिट जो है अच्छे से फ्लश आउट हो जाए और फिर बाद में हमें किसी तरह का कोई इशू ना हो। और फिर वैसे ही काफ़ी देर तक सर्कुलेट करने के बाद 141 को हम लोग पाइप को फोल्ड करके टाइटली पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर और उसको R141 सिलेंडर से डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर R22 सिलेंडर को कनेक्ट करके उसको ओपन करते हैं और फ्लश आउट फिर से करते हैं, ताकि जो भी बचा खुचा हो वो मतलब बाहर आ जाए लाइन से हमारे। तो फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारा जो भी यूनिट हो जो जिस रेफ्रिजरेंट को सपोर्ट कर रहा है वो कंप्रेसर उसी रेफ्रिजरेंट से फ्लश आउट करना है 141 के बाद। अगर 410 रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर है तो हमें R141 सर्कुलेट करने के बाद 410 रेफ्रिजरेंट से फ्लश आउट करना होता है, नहीं तो फिर हमारा कंप्रेसर खराब हो जाएगा। तो हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं जो काम करते हैं या जो नए टेक्नीशियन जो इस लाइन में आए हैं, हमारा वीडियो देख के समझ गए होंगे कि किस तरह से मतलब यूनिट को फ्लश आउट करते हैं। तो हमारा यूनिट अभी फ्लश आउट हो गया है। चार्जिंग लाइन को सक्शन लाइन से डिस्कनेक्ट करते हैं और जो सक्शन लाइन के वाल का चार्जिंग पिन है हम लोग उसको उसमें टाइट कर देंगे, ताकि जब हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करें तो वो फिर लीक ना हो। आप देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत ही आसानी से चार्जिंग पिन को चार्जिंग वाल में टाइट कर दिया है। उसको टाइट करने के बाद फिर हम लोग टेफ्लॉन टेप को डिस्चार्ज लाइन के डिस्चार्ज वाल पे चढ़ा देते हैं। लगाते हैं इसलिए लगाते हैं ताकि लीकेज ना हो। जब हम यूनिट को वैक्यूम करके उसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करें तो किसी तरह का माइनर लीकेज भी होगा तो वो धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट जो है कम हो जाएगा और उसके बाद फिर कूलिंग इफिशियंसी डाउन हो जाती है, कम कूलिंग होती है। तो डिस्चार्ज वाल पे टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद हम लोगों ने डिस्चार्ज पाइप के फ्लेयर नट को टाइट कर दिया उस पर। हाँ, उसके बाद फिर एडजस्टेबल के हेल्प से हम लोग उसे प्रॉपरली टाइट करते हैं ताकि किसी तरह का कोई लीकेज ना हो। अगर माइनर सा भी लीकेज होगा तो धीरे धीरे गैस जो है वो लेस होगा उसमें और फिर कूलिंग कम हो जाएगी। तो एडजस्टेबल के हेल्प से हम लोग डिस्चार्ज लाइन के फ्लेयर नट को टाइट कर रहे हैं डिस्चार्ज वाल्व पे। अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि कहीं से किसी तरह का कोई लीकेज ना हो। और फ्रेंड, इसी तरह हम लोग किसी भी सिस्टम को फ्लश आउट करते हैं। तो आज के वीडियो में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी भी यूनिट को कैसे फ्लश आउट करते हैं। हम लोगों ने फ्लेयर को टाइट कर लिया। डिस्चार्ज लाइन के फ्लेयर को टाइट करने के बाद फिर हम लोग वैक्यूम में लगाने के लिए गेज को फिर से सक्शन लाइन पे कनेक्ट करते हैं और दूसरा हिस्सा वैक्यूम पंप में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर एलन की लेके सक्शन लाइन पे हमने जो वाल को क्लोज किया था उस वाल को अब हम लोग ओपन करेंगे। हमें फ्लश आउट करना था इसलिए हम लोगों ने सिर्फ सक्शन लाइन के ही वाल को क्लोज किया था, लेकिन जब हमें गैस होल्ड करना होता है तो हमें सक्शन और डिस्चार्ज दोनों वाल के नट को क्लोज करना होता है। और उसका प्रोसीजर भी आपको पता है कि जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज लाइन के वाल को उसमें क्लोज करते हैं और उसके बाद कुछ सेकंड 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर हम लोग सक्शन लाइन को क्लोज करते हैं जब हमें गैस को कंडेंसर में लॉक करना होता है तब। तो हम लोगों ने अभी अपना सक्शन लाइन के वाल को ओपन कर दिया और उसके बाद यूनिट को लगा दिया वैक्यूम में। हमारा यूनिट वैक्यूम हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग गैस इसमें टॉप अप करके इसे ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह एक यूनिट को फ्लश आउट करते हैं। और फ्लश आउट करने का मेन रीज़न यही होता है कि हमारे लाइन में जो भी ऑयल वगैरह हो या एयर वगैरह हो वो मतलब निकल जाए हमारे कोयल से और हमारा यूनिट अच्छे से वर्किंग करे। उसकी इफिशियंसी जो कूलिंग की इफिशियंसी है वो अच्छी रहे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।